हेलो दोस्तों, रागनी की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, अंत तक जरूर सुने। शुक्ला विल्ला से औसमे आ रही हंसी ठिठोल की आवाज़ से पूरा मोहल्ला जान गया था कि परिवार में फिर महफिलों का दौर चल रहा है। बच्चों की तेज म्यूजिक बजाकर डांस करना, बड़ों का हा हा ही करते हुए कभी लॉन में, कभी टेरेस पे, कभी बैठक में जोर जोर से गप्पे लड़ाना, समय बेसमय चाय का दौर चलाना, ताश की बाजी सजाना, नौकरों का भाग भगाकर काम करना। पिछले 2 दिनों से यहाँ यही सीन चल रहा था। ऐसा दृश्य हर साल गर्मियों की छुट्टी में उत्पन्न हो जाता था, जब इस कोठी में दोनों बेटियां अपने बाल बच्चे संग छुट्टियां बिताने मायके आती थीं। तब इस कोठी की रौनक देखने लायक होती थी, मगर इस बार ये रौनक, ये उत्साह कुछ ज्यादा ही उफान पर था। वो भी क्यों ना, कारण भी तो बड़ा था। शुक्ला विल्ला की नींव स्वर्गीय रामदीन शुक्ला जी ने रखी थी, जो रुड़की शहर के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे। उन्हें और उनकी पत्नी को गुजारे कई साल हो गए। उनके 3 बेटों कृष्णचंद, रामेश्वर और मनमोहन एवं 2 बेटियां निर्मला और कुसुम की बचपन, जवानी, शादी ब्याह, बहू दामाद, नाती पोते के आगमन का साक्षी बना था ये शुक्ला विल्ला। आज उसी के आंगन में मंझले बेटे रामेश्वर की बड़ी संतान को नई पीढ़ी की आगाज 23 वर्षीय नम्रता की शादी के चर्चे चल रहे थे। शुक्ला परिवार की नई पीढ़ी में नम्रता सहित कुल 9 किशोरीय बच्चे थे। सभी का आपस में बहुत प्रेम था। जब भी मिलते खूब धमा चौकड़ी मचाते। उन सभी को सम्मिलित रूप से शुक्ला गैंग के नाम से संबोधित किया जाता था। यह गैंग थोड़ी और बड़ी होती अगर बड़े भाई कृष्णचंद की पत्नी और दूधमुंही बच्ची का एक कार दुर्घटना में असमय मृत्यु ना होती। कार वो ही चला रहे थे, किंतु ईश्वर ने उन पर थोड़ी दया दिखाई। चोटें बहुत थी मगर प्राण बच गए। वे स्वयं को इस घटना का दोषी मानकर गालीन में ऐसे भंवर में उलझे कि सालों बाद भी नहीं उबरे थे। इस घटना के बाद उन्होंने स्वयं को एक अनवरत श्रम में भट्ठी में झोंक दिया था। उसकी निरंतर मेहनत का ही परिणाम था कि पिता का बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। कृष्णचंद्र ऐसे हंसी ठप्पे गप्पों की महफिल का कभी हिस्सा न बनते। काम से घर लौटकर सबका संचित हालचाल पूछते और चुपचाप खाना खाकर सीधा अपने कमरे में चले जाते। वहां भी देर रात तक व्यापार के अकाउंट से निपटते रहते थे। परिवार में उनका एक कड़क अनुशासित पिता का समान दबदबा था, और वो भी क्यों ना। छोटे भाई बहनों की शादी, रोजगार आदि सभी जिम्मेदारियां उन्हें ही उठाई थी। भाई बहन उन्हें बड़े भाई साहब और बच्चे बड़े पापा कहकर संबोधित करते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके घर में आते सभी शालीनता की मूर्ति बनकर बैठ गए। उन्होंने सबके हालचाल पूछे, खाना खाया और अपने कमरे की तरफ रुख कर लिया। उनके जाते ही सभी मिल बैठकर 4 दिन बाद होने वाली रोके की रस्म की प्लानिंग करने लगे। शुक्ला गैंग डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह डेस्टिनेशन रोके की जिद पर आ रहा था। निर्मला की बेटी नव्या बोली, सुनिए सुनिए, शुक्ला गैंग पूरी प्लानिंग कर रहा है। रस्म मसूरी के एक रिजॉर्ट में होना होगा। लड़के वाले भी वहीं आ जाएंगे। सभी वहां 2 दिन रुकेंगे। खूब नाच गाना धमाल मस्ती होगी। इस तरह से सभी अपनी जीजा जी और जीजा जी की जिज्जी के साथ वक्त बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। कहते हुए उसने नम्रता की तरफ आंख मारी तो वह थोड़ी लजा गई। नहीं नहीं, ऐसा अच्छा लगता है क्या? रोके की रस्म तो घर पर ही होनी चाहिए। कुसुम बोली, बस बस मौसी, आप मेरी प्लानिंग की यूं बखियां मत उधेड़ो। एक बार हम बच्चों की चलेगी, आप बड़ों की नहीं। पिछले 2 साल से आप लोगों गर्मी में घुमाने के नाम पर तीर्थ यात्रा करा रहे हैं और हम कुछ नहीं बोले, लेकिन इस बार नहीं। हमारी नम्रता दी का रोका हमारे हिसाब से ही होगा। 90 की बात को सभी बच्चों ने जोरदार तरीके से सपोर्ट किया। अरे अरे रुको जरा, प्रोग्राम अकेले हमारा थोड़ी है। लड़के वाले की भी तो सहमति होनी चाहिए। उसने भी तो बात करनी पड़ेगी। नम्रता के चाचू मनमोहन ने अपना पक्ष रखा। आपको वो सब सोचने की जरूरत नहीं मामू।
हमने जीजा जी से बात कर ली, वो भी हमारे इस आइडिया से खुश है। और हाँ, हम रिसोर्ट मैनेजर और इवेंट प्लानर से भी बात कर चुके हैं। सब कुछ फाइनल हो, बस आप किराए और कैश का इंतजाम करना है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। नब्बे पूरी शुक्ला गैंग की तरफ से हाथ नाचते हुए बोली। "स- सब बड़े सिर पकड़कर बैठ गए। बाप रे, आजकल के बच्चे रॉकेट से भी तेज हैं। कुसुम मौसी के कमेंट पर नब्बे तपाक से बोली, सही पकड़े हैं। तो सब हंसने लगे। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर एक बार जरा अपने बड़े पापा से तो पूछ कर देख लो। कन्वेंस मैं संभाल लूंगी, मगर कैश तो वहीं से निकलवाना है। नम्रता के पिता रामेश्वर बोले। उनका नाम आते ही सबको जैसे सांप सूंघ गया। बड़े पापा क्यों मना करने लगे? मुझे पूरा यकीन है उन्हें इसमें कोई आपत्ति ना होगी। नम्रता का स्वर अस्वस्थ था। हाँ हाँ दी, उन्हें भला क्या आपत्ति होने लगी? अगर उनकी लाडली भतीजी की बात हो तो सारी आपत्ति विपत्तियां हवा हो जाती है। ये सब तो हम बाकी बच्चे खुशी प्राणियों के ही समय ही निकल निकल के आते हैं। नम्रता के चचेरे भाई राघव की बात पर पूरे शुक्ला गैंग ने हाँ में हाँ मिलाई, तो नम्रता चिढ़कर मुंह फुलाकर बैठ गई। बात गलत भी नहीं थी। बड़े पापा की नम्रता से कुछ विशेष लगाव था, जो मौके बेमौके हाजिर हो ही जाते। बाकी बच्चों के साथ सख्त कायदे कानून से पेश आने वाले बड़े पापा नम्रता की बात आते ही मोम की तरफ पिघल जाते। उनका यह सबूत तो तब देखने को मिला जब नम्रता का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। पूरा परिवार चाहता था कि नम्रता रुड़की आईआईटी में ही पढ़ाई करे। इस तरह वह घर में रहकर इंजीनियरिंग कर लेगी, मगर उसने मुंबई आईआईटी जाने की जिद पकड़ी थी। ऐसे में उसने अपने मन की बात बड़े पापा को बताई, तो वह सबको अपना फरमान सुनाते हुए बोले, घर में यह सबसे समझदार बच्ची है। अगर इसने आईआईटी मुंबई जाने का फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा, इसे जाने दो। यह सुनकर सब हैरान रह गए। बाकी बच्चे तो नम्रता के मुकाबले नासमझ ठहराए जाने पर ईर्ष्या से जल उठे। बड़े पापा के सपोर्ट से नम्रता आईआईटी मुंबई में पास आउट होकर निकली और दिल्ली की एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया। दूसरी बात, उनका लगाव तब देखने को मिला जब नम्रता ने अपने विजातीय सहकर्मी आयुष से प्रेम विवाह करने की ठानी। एक बार फिर पूरा परिवार उसके विरुद्ध हो गया, मगर बड़े पापा ने आयुष की छानबीन कराई, उसके परिवार से जाकर मिले और अकेले ही रिश्ता पक्का कराए। घर आकर इतना भड़ कहा, जिसमें बेटियों की खुशी है वही करनी चाहिए। एक बार फिर उनकी बात सबको स्वीकारनी पड़ी। इन्हीं पूर्व अनुभवों से नम्रता को आश्वस्त कर दिया, बड़े पापा उनका यह आग्रह भी मान लेंगे, मगर वह स्वयं अपने रोके की योजना कैसे बनाती? सो यह जिम्मेदारी निर्मला बुआ के कंधों पर डाली गई। उन्होंने बड़े भाई साहब से बात की और वे वाकई बिना किसी किंतु परंतु के तैयार हो गए। साथ ही यह भी कह डाला, ध्यान रहे इंतजाम में कोई कमी ना रह जाए, जो भी खर्चा होगा उसकी मैं व्यवस्था कर दूंगा। निर्मला ने सबको यह खुशखबरी सुनाई तो उनके चेहरे खिल उठे। बस एक ही बात है जो खटक रही है, निर्मला बोली, तो सबके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लग गया। बड़े भाई साहब हमारे साथ मसूरी नहीं आ पाएंगे, कह रहे थे बिजनेस में कुछ जरूरी डीलिंग चल रही है। तो किसी को तो देखनी पड़ेगी, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। ओ भाई साहब भी ना हमेशा ऐसा ही करते, मुझे तो याद ही नहीं है कि कभी वो हमारे साथ कहीं बाहर गए हो। रामेश्वर के स्वर से नाराजगी फूट रही थी। वो भी क्या करे, सारा व्यापार वही तो संभालते हैं, कितने काम रहते हैं उन्हें। कुसुम की बात दोनों भाइयों को तंज की तरह चुभ गई। बात सही भी थी। सारा बोझ बड़े भाई के कंधों पे डालकर सभी अपने संपन्न जीवन में आनंद उठा रहे थे। दोनों भाई सहयोग करते थे, मगर किसी सहायक से ज्यादा नहीं। अपनी पत्नी और बच्चे को खोने के बाद बड़े भाई साहब काम में डूब गए और दोनों भाइयों के बजाय उन्हें उबारने के अपने अपने कंधों के बोझ भी उनके ऊपर डाल दिए और खुद जिम्मेदारियों से मुक्त होते चले गए। हमेशा की बात अलग थी, पर ये नम्रता के रोके की बात है। अगर नम्रता की जगह उनकी अपनी बेटी होती
तो कहते नम्रता की माँ रुक गई। अरे भाभी, दुख ना हो, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। भाई साहब वैसे भी कहीं आते जाते नहीं है, इसलिए उनसे कुछ कहना सुनना बेकार ही है। सालों से ऐसे ही चल रही है और आगे भी ऐसा ही चलेगा। तुम उनके बारे में सोचकर जी मत छोटा करो। अब तो रोके की तैयारी के बारे में सोचो। सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। मोहन मोहन के समझाने पर बड़े भाई साहब ने ना चलने की बात को हमेशा की तरह सबने स्वीकार कर लिया। दिन तेजी से गुजरने लगे। तभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे थे नम्रता भी। लेकिन इस बात से वो अंदर ही अंदर दुखी थी कि उनके रोके में बड़े पापा साथ नहीं होंगे। आज रात जब वो सोने की कोशिश कर रही थी, तो बचपन से लेकर अब तक की वो समस्त मधुर स्मृतियां उनकी नजरों के आगे तैरने लगी, जो बड़े पापा से जुड़ी थी। माँ कहती थी, वह एक्सीडेंट के बाद वे पहली बार तब मुस्कुराए थे जब तुझे गोद लिया था। तू जन्मी तो कहने लगे, चलो कम से कम मेरी खोई हुई बिटिया तो वापस आई। उनका नम्रता नाम भी बड़े पापा ने ही दिया हुआ था, जो उनकी अपनी बेटी का था। नम्रता को याद आ रहा था कैसे बड़े पापा घर के सभी सदस्यों की जरूरतों का, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। अपने लिए तो शायद ही कभी कुछ चाहा या मांगा हो। मेरे लिए तो वो मेरे पापा से बढ़कर हैं। वो सच में मेरे बड़े पापा हैं, और वही मेरे जीवन के इतने बड़े पड़ाव पर मेरे साथ खड़े नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें होना ही होगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ नम्रता उठी और बड़े पापा के कमरे में चली गई। वो खिड़की पर खड़े आकाश को निहार रहे थे। एक अजीब सी तनाई और उदासी उनके चेहरे पर फैली थी। नम्रता को आते देख वे थोड़े संयम थे। आओ बेटी। बड़े पापा, कल मेरे जीवन का इतना महत्वपूर्ण दिन है और आप ही की वजह से ये दिन आया, पर आप ही वहां नहीं होंगे मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं वहां रहूं या ना रहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है। वैसे भी मैं नहीं तो क्या, बाकी सभी तो होंगे ना तुम्हारे साथ। बाकी सभी भले हो, मगर आप तो नहीं होंगे ना। और इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। नम्रता आंखों में अनुग्रह लिए उदास स्वर से बोली। यह सुनकर बड़े पापा के आंखें भर आई। स्वर रिंद हो गया। बेमुश्किल संभल कर बोले, सुन बेटी, दिल छोटा मत कर, तू खुशी खुशी जा। अगर जरूरी काम ना होता तो मैं भी आ जाता। खैर, मेरा होना तेरे लिए जरूरी है। मैं तो यह सुनकर ही गदगद हो गया हूँ। बाकी किसी ने तो मुझसे एक बार भी साथ चलने को नहीं कहा। साथ चलने को तो मैं भी नहीं कह रही हूँ बड़े पापा। नम्रता का स्वर गंभीर था। तो फिर? कृष्णचंद्र को नम्रता की बात कुछ समझ नहीं आई। मैं जानती हूँ बड़े पापा, अगर मैं कहूंगी भी तो आप साथ नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको साथ चलने को कहने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो ये कहने आई हूँ कि आपके बगैर ये नहीं होगा। उस समय, उस मुहूर्त पर आप जहाँ होंगे मेरा रोका वहीं होगा। अब घर में होंगे तो घर में, ऑफिस में होंगे तो ऑफिस में, कार में, शोरूम पर, अब जहाँ होंगे बस हमें 5 मिनट दे देना, हम वहीं रोका कर लेंगे। पागल हो गई हो क्या? सब व्यवस्थाएं हो चुकी है, आयुष के घर वाले क्या सोचेंगे? वह कुछ भी सोचे, मुझे परवाह नहीं। मेरे लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और इस बार मैं आपको यूं बच के नहीं जाने दूंगी। यह सब सुनकर कृष्णचंद पत्थर से जम गए। उन्हें यूं चुप खड़ा देख नम्रता जाने लगी। चलिए, ये खुशखबरी मैं बाकी सभी को भी दे आऊं कि रोका मसूरी में नहीं बल्कि यहीं होगा, बड़े पापा के साथ। नम्रता को जाता देख कृष्णचंद पीछे से बोला, रुक, सुन तो, मैं चलूंगा तेरे साथ। क्या कहा? फिर से कहिए, मैंने ठीक ही सुना ना? नम्रता ने ना सुनने की एक्टिंग की। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है किसी किसी कुछ कहने की, मैं साथ चलूँगा। और आपको सो कॉल्ड ज़रूरी काम, उनका क्या होगा? कोई ज़रूरी काम नहीं है। परिवार के आगे मेरा कभी कोई ज़रूरी काम नहीं रहे। तो फिर ये ना जाने का ड्रामा क्यों कर रहे थे? नम्रता झूठा गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, इसलिए कि कोई तो मुझे भी पूछे, मेरे साथ जिद करे, मेरी
मान मनुहार करे। मैं इतने सालों से तुम सभी का दुख दर्द बिन कहे समझता आया हूँ, बिन मांगे सब देता आया हूँ। क्यों? क्योंकि यह परिवार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस परिवार के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मगर क्या मैं भी इस परिवार के लिए कुछ मायने रखता हूँ? क्या मेरी उपस्थिति भी इस परिवार के लिए ज़रूरी है? मैंने जब भी तुम लोगों के साथ कहीं जाने से मना किया तो बस यह जानने के लिए कि मेरे होने या ना होने से तुम लोगों को कुछ फर्क पड़ता भी है या नहीं। पर हर बार मेरे हाथ बस नाराज सी लगी। बड़े पापा की बात सुनकर नम्रता स्तंभ रह गई। ये क्या कह रहे हैं बड़े पापा? आप हम सभी के लिए बहुत मायने रखते हैं। नहीं, सभी के लिए नहीं, वरना जब भी मैंने किसी फैमिली आउटगोइंग या फंक्शन पर आने की असमर्थता जताई तो क्या किसी ने मुझे साथ चलने के लिए मनाया? किसी ने कहा कि आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे? नम्रता, मैं भले ही बूढ़ा होता जा रहा हूँ पर मेरे अंदर अभी भी एक बच्चा छुपा है जो तुम सबकी आंखों में अपने लिए प्यार और अहमियत देखना चाहता हूँ। जो चाहता हूँ कि कोई उसके कामों को, उसके योगदान को सराहे, उसकी कमी को महसूस करे, उसे यकीन दिलाए कि वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मगर अफसोस, इस घर में सबने मुझे हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लिया। मैं धीरे धीरे दूर होता गया और सबने मुझे सहजता से दूर होने दिया। किसी ने मुझे खींचकर अपनी चौकड़ी में शामिल नहीं किया। अगर आज तुम भी मुझे मनाने नहीं आती तो मैं पूरी तरह टूट जाता। मन की पीड़ा कहते कहते बड़े पापा की आंखों में अविरल आंसू धारा बह रही थी, जो ना जाने कितने बरस का जमा गुब्बारा पिघलाकर बाहर ला रही थी। उनकी पीड़ा से वाकिफ वो नम्रता की भी आंखों और दिल दोनों भरा है। सच ही तो कह रहे थे बड़े पापा। आज तक पूरे परिवार ने उन्होंने पिता सम्मान होने का तमगा पहनाकर एक सर्विस प्रोवाइडर ही तो बनाकर रखा है, जो उनके बदले मर खपकर उनके लिए धन और सुविधाएं जुटा रहा है। उनकी भावनाओं को कब किसी ने सुनने समझने का प्रयास किया? पर अब ऐसा नहीं होगा। वह सबसे इस बारे में बात करेगी। भार भारी हुई महफिल को हल्का करने के लिए नम्रता आंसू पोंछकर उनकी अलमारी खोलते हुए बोली, चलिए इमोशनल बातें बहुत हुई। अब आपकी ड्रेस देखते हैं कि कल क्या पहन सकते हैं। आपने तो कोई नई ड्रेस बनवाई नहीं होगी? क्यों नहीं बनवाई? जरूर बनवाई है। यह देख, बड़े पापा ने एक बेहद सुंदर एम्ब्रॉयडरी सिल्क कुर्ता पजामा अलमारी से निकालकर दिखाते हुए कहा। उसे देख नम्रता की आंखें खुली की खुली रह गई। ओह, तो आप सारी तैयारियां किए बैठे थे? हाँ, मेरे दिल के किसी कोने में उम्मीद थी कि कोई और मुझे मनाए ना मनाए, मगर तू मुझे जरूर मनाकर संग ले जाएगी। तू मेरी प्यारी बिटिया जो है। यह सुनकर नम्रता अपने बड़े पापा से किसी छोटे बच्चे की तरह लिपट गई। वो मन ही मन ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कर रही थी कि अच्छा हुआ जो उसे सही समय पर बुद्धि आ गई और वह उन्हें मनाने चली आई, वरना आज वो कितनी बुरी तरह टूट कर बिखर जाती और किसी को कानो कान खबर भी ना होता। खिड़की से कमरे में आ रही चांदनी गवाह थी कि आज नम्रता की एक पहल से बड़े पापा के दिल में पैंठ किया अंधकार सदा के लिए दूर हो रहा था। आप लोग स्टोरी को लास्ट तक देखें और स्टोरी को एंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।